हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर। तो आज मैं आपको सिंचाई पढ़ाऊंगा जो 11th में भी है और 12th में भी है। ट्वेल्थ क्लास में इसका एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। तो 12th क्लास में इसका वेटेज रहता है 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है चैप्टर से 12th क्लास का। और जेट में से 3 क्वेश्चन आते हैं। जेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 11th के लिए तो है। तो आज अपन जानते हैं सच्चाई के बारे में। सबसे पहले अपन जानेंगे सच्चाई की परिभाषा। साथ ही साथ आप लिख सकते हैं जिससे आपके नोट्स भी कवर हो जाएंगे और आपका ज़्यादा टाइम खर्च भी नहीं होगा लिखने में। तो अपन सच्चाई की परिभाषा लिखते हैं। सच्चाई की परिभाषा पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सच्चाई कहते हैं। सच्चाई की डेफिनेशन है पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सच्चाई कहा जाता है। सच्चाई के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। सच्चाई की महत्व। सच्चाई के कौन कौन से महत्व होते हैं ये सब अपन जानेंगे। इसमें सच्चाई के महत्व होते हैं, मेनली 4 महत्व होते हैं सच्चाई के, जो अपन देखते हैं। पहला होता है सच्चाई पौधे के जीव द्रव्य का मुख्य पहला महत्व क्या होता है? सच्चाई पौधे के जीव द्रव्य का मुख्य भाग होता है, जो कि पौधे के जीव द्रव्य का 80 से 90% भाग होता है। पानी पौधे के जीव द्रव्य का 80 से 90% भाग होता है। नंबर 2 है पानी पौधे को पोषक तत्व तथा प्रकाश संश्लेषण में भाग दूसरा महत्व होता है पानी होता है जो पौधे के पोषक तत्व तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में भाग लेता है। तो इसके इम्पोर्टेंट महत्व है। नंबर 3 होता है जो पानी जो होता है वो पौधे की स्थिति कोशिकाओं में भी कोशिकाओं की क्रियाएं जो होती है वो करने में भाग लेता है। तो अपन बोलते हैं पौधे की स्थिति क्रियाओं में भाग लेता है। क्रियाओं में भाग लेता है। अपन ने महत्व जान लिए सच्चाई के कौन कौन से महत्व होते हैं। सच्चाई के महत्व होते हैं सच्चाई पौधे की जीव द्रव्य का मुख्य भाग होता है, जो कि 80 से 90% भाग होता है जीव द्रव्य का। पानी पौधे को पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है
और पौधे की स्मृति कोशिकाओं में भी भाग लेता है। आगे अपन जानेंगे सिंचाई के स्रोत क्या क्या है। सिंचाई के भारत में मेनली 3 स्रोत है जो अपन जानेंगे कौन कौन से। सिंचाई के कौन कौन से स्रोत होते हैं? तो सिंचाई के 3 स्रोत होते हैं। नंबर 1 नहरों द्वारा सिंचाई, नंबर 2 होती है कुएं व नलकूपों द्वारा सिंचाई, और नंबर 3 होती है तालाबों द्वारा सिंचाई। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से? नंबर 1 नहरों द्वारा सिंचाई, नंबर 2 कुएं व नलकूपों द्वारा सिंचाई, और नंबर 3 तालाबों द्वारा सिंचाई। अब अपन देखते हैं नहरों द्वारा सिंचाई। नहरों द्वारा सिंचाई भारत में पंजाब तथा हरियाणा में की जाती है। नहरों द्वारा सिंचाई भारत में पंजाब तथा हरियाणा में की जाती है। और नहरों द्वारा सिंचाई भारत में कहाँ की जाती है? भारत में की जाती है गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में। नहरों द्वारा सिंचाई भारत में पंजाब तथा हरियाणा में की जाती है। और भारत के राजस्थान के अंदर बात करते हैं, राजस्थान के अंदर बात करते हैं अपन नहरों द्वारा सिंचाई। राजस्थान के अंदर गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है। तो आप लिख सकते हो नोट्स साथ ही साथ, जिससे कि आपका टाइम भी खराब ना हो। एक मिनट, सॉरी गाइस। तो ये आपकी नहरों द्वारा कंप्लीट होगी। अब अपन जानेंगे कुओं द्वारा सिंचाई किस जगह की जाती है, कहाँ की जाती है, वो अपन देखते हैं। कुएं तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई भारत में मुख्यतः की जाती है। इसके लिए कोई जगह फिक्स नहीं की है, ये भारत में ही अपनाई जाती है। कुओं द्वारा सिंचाई मुख्यतः भारत में की जाती है। अब अपन जानेंगे तालाबों द्वारा सिंचाई कहाँ करते हैं।
तालाबों द्वारा सिंचाई भारत में तो झुंझुनू में की जाती है, झुंझुनू में की जाती है। और राजस्थान में की जाती है भीलवाड़ा। तालाबों द्वारा सिंचाई भारत में झुंझुनू में की जाती है और राजस्थान में भीलवाड़ा में की जाती है। इसी को लेके आगे अपन पढ़ते हैं सिंचाई का वर्गीकरण। सिंचाई कितनी प्रकार की होती है तो अपन जानेंगे सिंचाई कितनी प्रकार की, तो आगे डालते हैं सिंचाई का वर्गीकरण। सिंचाई की विधियां कई हैं, तो अपन जानेंगे सिंचाई कौन कौन सी सिंचाई कहाँ होती है और किस सिंचाई से किसमें कौन सी क्रॉप के लिए कौन सी सिंचाई होती है। तो अपन जानेंगे सिंचाई का वर्गीकरण। तो पहली विधि होती है सतह विधि। दूसरी होती है अधोसतह विधि। सतह विधि, अधोसतह विधि, फव्वारा विधि या अपन इसको स्प्रिंकलर विधि भी बोलते हैं। विधि और नंबर 3 होती है बूंद बूंद विधि। 4 बूंद बूंद, इसे अपन ड्रिप विधि भी बोलते हैं, ड्रिप विधि। और ये होते हैं अन्य विधि भी होती है इसमें। तो सतह विधि जो होती है वो कई प्रकार की होती है। तो सतह विधि में नंबर पहली आती है प्रवाह विधि। दूसरी आती है क्यारी विधि। तीसरी आती है थाला विधि। और चौथी आती है बलय विधि। और पांचवी आती है कुंड या खाई विधि। कुंड या खाई। अधोसतह विधि यह भारत में उपयोग नहीं की जाती या अधोसतह विधि का भारत में उपयोग नहीं करते। फव्वारा विधि है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे, बूंद बूंद को आगे पढ़ेंगे। अन्य विधियों में कौन कौन सी है? अन्य विधि सुरंग विधि, बबलर और कैविगेशन। ये सिंचाई की विधियां, अब अपन इनको एक एक करके पढ़ेंगे। आप बना सकते हैं साथ, ये अपन पूरी सिंचाई की विधियां हैं जो अपने काम आएंगी। जेट में भी अपने को बहुत ज़्यादा बैटेज रखती है सिंचाई। 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन का मतलब समझते हो आप कितना होता है। नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं अपन, सतह विधि। सतह विधि की डेफिनेशन है वह विधि जिसका उपयोग हम सतह के द्वारा करते हैं, सतह विधि कहलाती है। सतह विधि की कई विधियां, तो सतह विधि में हम पढ़ेंगे नंबर 1 प्रवाह विधि।
प्रवाह विधि होती क्या है? मेनली प्रवाह विधि का उपयोग धान की फसल में किया जाता है, क्योंकि धान को पानी की सबसे ज्यादा मात्रा चाहिए होती है, और इसलिए इस विधि में पानी का भी नुकसान सबसे ज्यादा होता है। तो प्रवाह विधि है, इसमें पानी का नुकसान सबसे ज्यादा होता है। प्रवाह विधि में पानी का नुकसान ज्यादा होता है, और ये धान की फसल के लिए मुख्यतः उपयोग की जाती है। धान की फसल मुख्यतः उपयोग की जाती है। धान की फसल में इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि धान को पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो प्रवाह विधि में कोई क्यारी नहीं बनाते, कुछ नहीं बनाते, इसको समतल खेत में पाइपों के द्वारा या किसी के द्वारा अपन खेत में पानी को प्रवाह द्वारा, मतलब एक नो बाउंडेशन के द्वारा अपन पानी को देते हैं, उससे अपन प्रवाह विधि बोलते हैं। नंबर 1 होगी प्रवाह, नंबर 2 थी क्यारी विधि। इस विधि के अंदर, इसको आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि आप सभी के खेतों में भी उपयोग करते हैं। इस विधि के अंदर अपन क्यारियां बनाते हैं और क्यारियों के द्वारा अपन पानी देते हैं। तो इस विधि के अपन अंदर, इस विधि को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे हम चौकाकार विधि भी बोलते हैं। इस विधि को चौकाकार विधि के नाम से जानते हैं, और इस विधि का उपयोग हम इस विधि का उपयोग लगभग अपन सभी क्रॉपों में करते हैं, लेकिन मेनली क्रॉप कौन कौन सी होती है? गेहूं, चना, सरसों, गेहूं, चना, सरसों। इस विधि का उपयोग हम मेनली गेहूं, चना, सरसों में करते हैं, क्यारी विधि का उपयोग। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा होगा आपको। अपन तीसरी विधि की ओर चलते हैं। इस विधि को आप सभी जानते हैं। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के भी बता दूं आपको। ये कोई फील्ड है, मतलब कोई खेत है, इसके अंदर अपन ने मैच जो, मतलब अपन उसको क्या बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर पानी प्रवाह कराना होता है, और अपन इधर क्यारी बना देते हैं। ये हो गई अपनी क्यारी विधि। क्यारी विधि की संरचना ऐसी होती है जो अपन को 12th में पूछ सकते हैं। संरचनात्मक वर्णन कीजिए, जो अपन इस प्रकार अपन इसको डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं। ये हो गई अपनी क्यारी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे अपन तीसरी विधि की ओर। तीसरी विधि है थाला विधि। तीसरी विधि का नाम है थाला विधि, जो कि मेनली तो फल वृक्षों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, लेकिन इस विधि का मतलब कुछ हानि भी है और कुछ लाभ भी है, जो अपन जानेंगे। इस विधि को द्रोण विधि के नाम से भी जाना जाता है।
इस विधि को द्रवण विधि के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट विधि है, हमेशा क्वेश्चन आते हैं, जेड से आते रहते हैं। थाला विधि किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, और ये है फल वृक्षों में उपयोग की जाती है। यह विधि द्रवण विधि के नाम से जाना जाती है, और यह विधि फल वृक्षों में उपयोग की जाती है। बट इसके कुछ हानि भी है, अपन हानि भी लिख लेते हैं। इस विधि की हानि क्या क्या? इस विधि से रोगों का स्थानांतरण होता है फल वृक्षों में। कोई भी अपन जिस क्रॉप में इस विधि का उपयोग कर रहे हैं उसमें रोगों का स्थानांतरण होता है। इस विधि से रोगों का स्थानांतरण होता है। तो इस विधि की एक इम्पोर्टेंट हानि है कि थाला विधि की हानि क्या है। तो इस विधि से रोगों का स्थानांतरण होता है। होती कैसे? अपन अपनी एक क्रॉप लगी हुई है कोई भी, ये अपना थाला बना हुआ है और ये अपने फल वृक्ष लगे हुए हैं। ये अपन ने थाला बना दिया, अपन पानी प्रवाह करते तो ये ऐसे जाएगी, तो इससे रोग इसमें फैल सकते हैं। इस वजह से ये मतलब उपयुक्त फल वृक्षों में उपयुक्त की जाती है, बट इसको उपयुक्त विधि नहीं माना जाता है। फल वृक्ष सिंचाई की उपयुक्त विधि नहीं मानते, क्योंकि इससे रोगों का स्थानांतरण होता है। तो अपन चौथी विधि की ओर चलते हैं। फिर चौथी विधि क्या है? चौथी विधि है बलय विधि। होती कैसी है विधि, इसको अपन जानते हैं। जैसे अपनी थाला विधि होती है, सेम पैटर्न की विधि है थाला विधि जैसे, बट इसमें पेड़ के चारों ओर गोल आकार के एक अंगूठीनुमा संरचना बनाते हैं, जिससे कि पेड़ में रोगों का स्थानांतरण ना हो। इसलिए इस विधि को फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि भी माना जाता है। तो इस विधि का दूसरा नाम भी है, जिसे अपन अंगूठी विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि को अंगूठी विधि के नाम से जाना जाता है, और इस विधि को उपयुक्त फल वृक्षों के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि भी है। फल अपन को क्वेश्चन आ जाता है, फल वृक्षों के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो फल वृक्षों के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि तो बूंद बूंद विधि है। अगर ऑप्शन में बूंद बूंद ना हो तो फिर अपना आंसर जाएगा बलय विधि। वो मैं आपको एक क्वेश्चन के शुरू क्लियर करा दूंगा। तो अपने करना क्या है, तो यह विधि यह विधि फल वृक्षों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि है, तो अपन देखते हैं इस विधि की कैसे होती है। जैसे अपनी थाला विधि थी, सेम ऐसी विधि होती है ये भी। अपन देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। बट जैसे ये अपना पेड़ है, कोई भी पौधा लगा रखा अपन ने इस थाले के अंदर, तो इसके चारों ओर एक गोल आकार की संरचना, जिसे अपन बोलते हैं बलय, ये बलय होगी। इसके कारण क्या पौधे पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा रोगों का, तो इसलिए इसको अपन उपयुक्त विधि मानते हैं। सेम पैटर्न है थाला विधि का, बट इसमें अपन पेड़ के चारों ओर एक बलय बना देते हैं। इसी वजह से अपन इसको बलय विधि के नाम से भी जानते हैं।
जिसे अपन अंगूठी विधि भी कहते हैं। ठीक है गाइस, अपन जेड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फल वृक्षों के लिए सिंचाई की विधियों का क्रम देखते हैं अपन। पहले तो विधियों का क्रम देखते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर जाएंगे अपन। फल वृक्षों के लिए सिंचाई की विधियों का क्रम अपन जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फल वृक्षों की सिंचाई की विधि है बूंद बूंद विधि। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछा जाता है, फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि। तो सबसे उपयुक्त विधि है बूंद बूंद विधि। अगर बूंद ऑप्शन में बूंद बूंद विधि नहीं है तो फिर अपना जाएगा वलय विधि, और अगर ऑप्शन में वलय भी विधि नहीं है तो अपना आंसर जाएगा थाला विधि। ये फल वृक्षों के लिए सिंचाई का क्रम है। अब अपन क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। इससे क्वेश्चन आता है फल वृक्षों के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी है। उपयुक्त विधि है, ऑप्शन कैसे है। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वलय विधि, सेकंड ऑप्शन है थाला विधि, थर्ड ऑप्शन है बूंद बूंद विधि, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। मेनली ये क्वेश्चन जेड के अंदर पूछा जाता है, और जेड में हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है कि फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। तो फल वृक्षों के लिए वैसे तो अपन जानते हैं सभी विधियां अपन फल वृक्षों में उपयोग करते हैं, लेकिन इसके अंदर अपन को एक ट्विस्ट दिया उपयुक्त विधि कौन सी। तो ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी आए तो अपन को आंसर देना बूंद बूंद विधि। कैसा भी क्वेश्चन बने, अगर ऑप्शन में सभी आते तो अपने को सभी नहीं करना है, क्योंकि फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि बूंद बूंद विधि है। अगर ऑप्शन में बूंद बूंद विधि नहीं है तो फिर अपन बोल सकते हैं वलय विधि। अगर ऑप्शन में वलय विधि नहीं रही हो तो अपन बोल सकते हैं थाला विधि। लेकिन अब अपन इस क्वेश्चन के हिसाब से अपन इसका आंसर रखेंगे बूंद बूंद विधि, और इसका यही आंसर है। इसी वजह से अपने क्वेश्चन करते हैं, अपन सोचते हैं यार ये सभी विधियां तो अपन फल वृक्षों में उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर अपन मेनली सभी करके आते हैं, जो कि अपन गलत करते हैं। इसका मेनली आंसर है बूंद बूंद विधि। तो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए अपने को जेड में देते हैं, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना, अपने को अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने। जो मैंने आपको बता दिया बूंद बूंद विधि सबसे उपयुक्त है। अगर ऑप्शन में ये भी नहीं आए तो फिर इसको कर देना, ये भी नहीं आए तो इसको कर देना, और कोई सा भी नहीं आए तो फिर वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या है। ठीक है, थाला हो गई, वलय हो गई, प्रभा हो गई, इत्यादि हो गई। तो अपनी कौन सी विधि बचती है, कोंडिया खाई विधि। कौन सी, कोंडिया खाई विधि। ये क्या होती है, ये मेनली अपन देखते हैं अभी 5 विधि है अपनी। कोंडिया खाई विधि। कोंडिया खाई विधि होती कैसी है, इसको अपन खाई शब्द से पता चलता है कि अपन नाली बना के करते हैं।
तो इसको अपन मेनली आलू, चुकंदर, आलू, चुकंदर, अदरक, आदि फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करते हैं। अपन देखते हैं डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगा, ऐसा आपको समझ तो आ गया होगा कि इसका उपयोग हम नाली में पानी प्रवाह करते हैं उस हिसाब से करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूं। ये दो क्या है, अपन ने इसमें आलू या अदरक या किसी भी क्रॉप लगा रखी है, तो पानी को अपन इसके अंदर देते हैं, पानी को अपन इसके अंदर प्रवाह करते हैं। तो ये भी दिए वो मतलब पानी को अपन इधर नहीं दे के इसके बीच में देते खाई, ये है अपनी होगी खाई। तो सिंचाई को खाई के अंदर देना कौन दिया, खाई विधि कहलाती है। तो अपनी सिंचाई की विधि ये जो भी अपनी मतलब सतह विधि थी वो सतह विधि अपनी कंप्लीट होती है। अपन आते हैं नंबर सेकंड अधो सतह विधि के ऊपर। गाइस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। अपना चैनल नया है, अपन आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे और आगे अपन बहुत अच्छा कवर करेंगे। अब मैं बता दूं आपको, बेसिकली ये चैनल मैंने 11th और 12th के लिए स्पेशली खोला है। तो आगे अपन पढ़ेंगे नंबर सेकंड विधि, अधो सतह विधि। पहले अपन जानेंगे अधो सतह विधि होती क्या है। अधो सतह विधि होती है जमीन के अंदर से पानी देने की क्रिया, जो कि अपन का ये विधि वैसे भारत में उपयोग नहीं की जाती, तो अपन को इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है। अपने को इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि अधो सतह विधि भी एक सिंचाई की विधि है और यह है भारत में उपयोग नहीं की जाती है। यही अपन को मेनली पढ़ना है इसके बारे में। अधो सतह विधि के बारे में अपने कुछ नहीं पढ़ना, अपने को यही पढ़ना है कि यह विधि भारत में उपयोग नहीं की जाती है, क्या होती है, कैसी होती है, उसके बारे में अपन को कोई पूछने वाला नहीं है। तो अपने को सिर्फ एक ही बात पता होना चाहिए कि ये भी एक सिंचाई की विधि है और इसका उपयोग भारत में नहीं किया जाता है। ठीक है, अपन अपनी तीसरी विधि की ओर आते हैं, तीसरी विधि की ओर चलते हैं। तीसरी विधि अपनी फव्वारा विधि, जिसे अपन स्प्रिंकलर विधि भी बोलते हैं। फव्वारा विधि या स्प्रिंकलर विधि। ये विधि अपन को मेनली पूछते हैं कि क्या होती है क्या नहीं होती है, तो इसके बारे में अपन जानते हैं फव्वारा विधि या स्प्रिंकलर विधि होती क्या है। तो मैं बता दूं आपको, यह विधि, इस विधि के बारे में अपन जानते हैं, इस विधि को भारत में इजराइल से लाया। फव्वारा जो विधि है वो भारत में इजराइल से विकसित की गई विधि है। इस विधि को भारत में लाने का एक ही कारण है कि इस विधि से अपन किस ढंग से पानी की बचत करते हैं,
तो ये अपन इसके बारे में जानेंगे। इस विधि को अपन भारत में इजराइल से लाया गया। तो इस विधि में पानी की जो बचत होती है, पानी की बचत वो होती है 25 से 50%। फव्वारा विधि के अंदर पानी की बचत 25 से 50% होती है। और फव्वारा विधि के अंदर जल उपयोग दक्षता, जो कि मेनली हमेशा बहुत ज्यादा आती रहती है, जेट के अंदर पूछते रहते हैं कि फव्वारा विधि से पानी की बचत और जल उपयोग दक्षता कितनी होती है। जल उपयोग दक्षता, ये दो ऐसे क्वेश्चन है जो अपने जेट के लेवल के, जो अपने को जेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो अपन जल उपयोग दक्षता होती है इसकी 50 से 70%। जल उपयोग दक्षता क्या होती है क्या नहीं होती है अपन आगे जानेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं एक छोटी सी भाषा में कि जल उपयोग दक्षता होती है क्या। पौधा जितना पानी का उपयोग कर लेता है उसे जल उपयोग दक्षता कहते हैं। तो फव्वारा विधि द्वारा पौधा 50 से 70% पानी का उपयोग कर लेता है, इसको ये अपन जल उपयोग दक्षता कहते हैं। और पानी की बचत का मतलब है अपन ने 100% पानी दिया, उसमें से अपना 25 से 50% पानी मतलब वेस्टेज होने से, खराब होने से बच गया, तो इसे बोलते हैं पानी की बचत। और जल उपयोग दक्षता क्लियर बता दी मैंने आपको। तो इसके लिए एक दाब भी फिक्स होता है, जो दाब अपन लिखेंगे, इसके लिए दाब होता है 2.5 किलोमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर बार। इस दाब पे, ये दाब होता है इसके लिए, इस दाब पे अपन फव्वारा विधि को, मतलब फव्वारा विधि की जो पाइप होता है उसके अंदर इतना दाब रखा जाता है इसका 2.5 किलोमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब बार है, ध्यान रखना। और अपन इसको शॉर्ट क्यूब बार में, क्यूब में अपन ने देखा तो अपन स्क्वायर में भी देखते हैं। स्क्वायर में इसका 0.5 किलोमीटर, किलोग्राम सॉरी, किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बार, ये दाब होता है इसका। जो पानी के जो पाइप होते हैं फव्वारा विधि के अंदर, उनके अंदर ये दाब रखा जाता है। तो ये अपन को थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए कि इसके अंदर कितना दाब होता है। क्यूब, इसको हमेशा क्यूब में भी पूछते रहते हैं और सेंटीमीटर में भी पूछते रहते हैं, तो दोनों पर तो ध्यान होना चाहिए क्या होती है। अब इसके बारे में अपन आगे और पढ़ते हैं। इसके बारे में आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको शायद आपकी किताबों में भी ना मिले, वो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। जो चैट में एक दो बार पूछा गया है, तो लगभग उसका आंसर सभी लोग गलत ही करके आए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं, फव्वारा विधि का हृदय किसे बोला जाता है? फव्वारा विधि का हृदय किसे बोला जाता है? तो अपन देखते हैं, आपको पता हो तो कमेंट करना। फव्वारा विधि का हृदय क्या होता है? फव्वारा विधि का हृदय अपन नोजल को बोलते हैं। फव्वारा विधि का हृदय अपन नोजल को बोलते हैं। तो ये आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जेड में पूछे जाते हैं अधिकतर कि हृदय क्या है क्या नहीं है। और आप अगर कहीं लिख रहे हो, कोई क्वेश्चन आ गया फव्वारा विधि को समझाओ, तो आप इसको लिखोगे तो आपको थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ अधिकतर लोगों को नहीं पता होती है कि क्या हृदय क्या है। इसमें अधिकतर लोग नहीं जानते कि हृदय क्या होता है, तो आपको ये जानना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको बताया। फव्वारा विधि होती कैसी है? इसके अंदर एक लाइन होती है, लाइन की लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 मीटर, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा। लाइन की लंबाई होती है 12 मीटर और इसके 6 मीटर पर एक पाइप लगाया जाता है। इसकी लंबाई होती है 6 मीटर, 6 मीटर का पाइप लगाया जाता है। इसके ऊपर अपन नोजल लगाते हैं। इसके ऊपर अपन नोजल लगाते हैं जो 360 डिग्री पे रोटेट होता है।
नोजल जो होता है वो 360 डिग्री में रोटेट होता है तथा यह पानी की बौछार रूप में सिंचाई करता है। तो इस ये है नोजल, जिसे अपन फव्वारा विधि के हृदय भी बोलते हैं। ठीक है, ये पूछते रहते हैं लंबाई, एक फव्वारे से दूसरे फव्वारे की लंबाई कितनी है, तो अपन को बतानी एक फव्वारे से दूसरे फव्वारे की लंबाई अपन रखते हैं 60 मीटर, 6 मीटर। एक फव्वारा यहाँ तक लगा, दूसरा अपन आगे लगाएंगे वो 6 मीटर के फिर में लगा। और वैसे मेनली फव्वारे की लंबाई अपन रखते हैं, एक पाइप में अपन 2 फव्वारे लगाते हैं, तो मेनली पाइप की एक फव्वारे की पाइप की लंबाई होती है 12 मीटर। ठीक है गाइस, ध्यान रखना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन उठते रहते हैं हमेशा। अब अपन जानेंगे फव्वारा विधि का उपयोग भारत में कहाँ किया जाता है, भारत में कहाँ किया जाता है और राजस्थान में कहाँ किया जाता है, ये अपन देखेंगे। फव्वारा विधि का उपयोग भारत में तो हरियाणा में करते हैं, भारत में तो मेनली हरियाणा में करते हैं और राजस्थान के अंदर अपन झुंझुनू में करते हैं। भारत में हरियाणा और राजस्थान में झुंझुनू। ये मेनली अपन इसका उपयोग भारत के अंदर तो हरियाणा में करेंगे और राजस्थान के अंदर झुंझुनू में करेंगे, ये इसके उपयोग है। अब इसके अपन लाभ देख लेते हैं और इसकी हानि देख लेते हैं, क्या क्या इससे लाभ होते हैं और क्या क्या इससे हानियां भी है। इसकी कुछ हानियां भी हैं तो अपन वो भी जानेंगे। अपन देख लेते हैं इसके लाभ क्या क्या, हानि क्या क्या। एक क्वेश्चन इसमें भी बनता है, एक क्वेश्चन और बता दो इसके बारे में, थोड़ा वो भूल गया था मैं। तेज हवाओं की गति होने पर इस फव्वारा विधि को अपन यूज नहीं कर सकते। तेज हवाओं की गति होने पर हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। और तेज हवाएं क्या, हवाएं तो हर जगह चलती रहती है और उनके लिए भी फिक्स है 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की, 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर हवाएं चल रही है तो उसमें अपन फव्वारा विधि का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो अपन अब इसके लाभ देख लेते हैं और इसकी हानि देख लेते हैं। लाभ तो इसके है नहीं, बट इसके अपन हानि जानेंगे, इससे होने वाली क्या क्या हानियां हैं वो अपन इससे जानेंगे, क्या क्या हानियां इससे होने वाली हानियां। कौन कौन सी इससे हानियां होती है। नंबर फर्स्ट होती है, इससे रोगों का स्थानांतरण होता है। इससे रोगों का स्थानांतरण होता है। नंबर दूसरा, रोगों का स्थानांतरण कैसे होता है, जब एक फव्वारा होता है तो फव्वारे को जब अपन पेड़ पौधों पर डालते हैं तो जितने भी रोग हैं वो उनकी बूंदों से जड़ के दूसरे पौधे पर पहुंच जाते हैं या फिर उनकी बूंदों से जाके दूसरे पौधे पे चले जाते हैं। तो इससे रोगों का स्थानांतरण होता है। इस विधि का इस विधि की एक हानियां भी है, इससे तेज हवाओं में अपन, अभी मैंने आपको बताया तेज हवाओं में अपन इसका उपयोग नहीं कर सकते।
हवाओं की मैंने गति बता दी थी 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हवाओं की इतनी गति होने पर अपन इस विधि का उपयोग नहीं करते। मेनली इससे अपन मक्का, बाजरा इनमें से सिंचाई नहीं कर सकते। मक्का, बाजरे में सिंचाई नहीं कर सकते और इस विधि से उपज भी कम होती है। अगर इस विधि का उपयोग अपन करते हैं तो स्वपरागण के द्वारा मतलब वो जो भी मतलब परागण होते हैं वो जड़ जाते हैं। तो इस वजह से अपन इसका उपयोग अपन फूल आने पे, जैसे अपन किसी में कर भी रहे फूल आने पर अपन इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो मेनली इसकी 3 हानियां हैं जो अपन को याद रखनी है। इससे रोगों का स्थानांतरण होता है। इस विधि का उपयोग तेज हवाओं में नहीं कर सकते। हवाओं की गति मैंने आपको बता दी और इस विधि से मक्का और बाजरे के अंदर अपन उपयोग नहीं कर सकते इस विधि। तो ये इसकी हानि है। एक दो अपन इसके लाभ भी देख लीजिए। लाभ क्या है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक लाभ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इसका उपयोग अपन असमतल भूमि में भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाभ है, इस विधि का उपयोग अपन असमतल भूमि में करते हैं और असमतल भूमि में अपन इसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। नंबर दूसरा है दूसरा लाभ है, इस विधि का उपयोग रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। असमतल में कर सकते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में कर सकते हैं। तो मेनली इस विधि की यही लाभ है जो अपन ने जान लिए और अपन ने इसके हानियां भी देख ली, लाभ भी देख लिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए अपन ने इसके बारे में पूरा पढ़ लिया है। यही अपने नोट्सों में, यही अपने 12th क्लास की बुक में और यही अपन के जेट में सिलेबस है जो मैंने आपको पूरा पैटर्न से पढ़ा है।